हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लेखपाल, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है कि जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर है, वह दूरी मापने की इकाई है। लोगों को कई बार प्रकाश वर्ष से समय का अंदाज़ा लग सकता है कि प्रकाश यानी लाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है, पर लाइट ईयर क्या है? यह दूरी मापने की इकाई है। कैसे, ये मैं बताता हूँ। जैसे कि जानते हैं आपकी जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर वो ट्रैवल करती है। इसको अगर किलोमीटर में बदलें तो 10⁵ किलोमीटर, इतना किलोमीटर 1 सेकेंड में। तो इसी को हम एक दिन में निकाल लेंगे, एक महीने में, एक साल में, तो पता चल जाएगा कि एक साल में प्रकाश से कितना डिस्टेंस कवर करती है, कितना दूरी तय करती है। फिर उसी के आधार पे, जैसे हम अपने पृथ्वी पे किलोमीटर को स्टैंडर्ड बना के दूरी नापते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यानी जो आसमान में जो ग्रह, नक्षत्र, तारे होते हैं, उनकी दूरियां प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं, या गैलेक्सीज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हाँ, ये है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग बदलता रहता है। जब ग्रह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग अधिक होता है, जब ग्रह दूर होता है तो वेग न्यूनतम होता है। यानी कि जैसे कि ये है सन है, ठीक है, और इस ऑर्बिट में मान लीजिए पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी बड़ा बन गया, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है हमारे सूर्य के। तो जैसे ये दूरी पास है, मान लीजिए ये दूर वाले यहाँ पे होगी, तो उसकी जो वेलोसिटी है यानी वेग है कम होगी। यहाँ पे जब रहेगी तो पास होगी। ऐसा क्यों? अब देखिए, फिर से इसको बना देते हैं कलर चेंज करके। हाँ, मान लीजिए ये सूर्य है, इसे हमने बना दिया, और कुछ ऐसा ऑर्बिट है, ऑर्बिट, और ये हम अब अर्थ को बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थ इस समय सूर्य के निकट है। ठीक है, तो इस समय इस पर जो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ज़्यादा है तो इसको एक्सेलरेशन भी ज़्यादा मिलेगा, वो क्योंकि फोर्स इक्वल टू एम में होता है। अगर इसको एक्सेलरेट ज़्यादा हो रही है तो यानी इसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। बजाय इस पॉइंट के देखिए, यहाँ पे ये थोड़े दूर है, दूर होने से पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसको कम इस पे लगेगा। तो अगर फोर्स कम होता है तो उस हिसाब से यहाँ पे वेलोसिटी भी इसको कम मिलेगी। ठीक है, तो ये रीजनिंग हो गई। और ये फैक्ट याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ ले कि ग्रह का वेग सबसे ज़्यादा कब होता है, जब वह सन के पास यानी सूर्य के नज़दीक होता है। ठीक है, ये जब ग्रह सूर्य के समीप होता है तब उसकी वेलोसिटी यानी वेग सबसे ज़्यादा होता है। आगे आते हैं तीसरे पॉइंट। हाँ, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, जबकि भार हर जगहों पर बदलता रहता है। और पृथ्वी पे यानी पृथ्वी तल पर जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे भार ज़्यादा होता है, और ध्रुवों यानी पोल इक्वेटर पे कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ होती है मास, ठीक है, और एक होता है वेट। जो मास है, ठीक है, ये है द्रव्यमान, ऐसे शॉर्ट में दिखा देते हैं, और वेट है भार। ठीक, तो मास होता है जैसे हमारा 10 kg, 20 kg, 30 kg, जो आदमी का एक मास होता है, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और वेट क्या होता है? उसी मास द्रव्यमान को आप अगर ग्रेविटी से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो mg आता है वह वेट होता है। इसको न्यूटन में मेज़र किया जाता है, और मास को किलोग्राम में। तो मास तो हमेशा हर एक किसी भी चीज़ का एक फिक्स हो जाएगा। इंसान का कुछ रहेगा, जानवर का, वस्तु का, एक बार जो हो गया वो फिक्स। जो जी के हिसाब से भार बदलता रहता है, जहाँ पे जी ज़्यादा, ठीक है। अब फिर से इसको अगर देखें, जैसे वेट है, ये तो आपको समझ होगा कि द्रव्यमान क्यों फिक्स है, क्योंकि वह मास होता है जो हमारे शरीर का या किसी वस्तु का मास, वजन हो गया। पर जो भार हो गया डब्लू, वो होता है mg। ठीक, तो जी जैसे बदलेगा उस हिसाब से डब्लू भी बदलेगा। ठीक है, तो जी पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ध्रुवों पे, इसलिए वहाँ पे भार ज़्यादा होता है। जी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पे कम होता है, इसलिए भार कम होता है। यही बात है जी चंद्रमा पे ना, पृथ्वी का 1/6 यानी 1/6 होता है, इसलिए वहाँ पे हमारा जो भार होता है पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है। यानी यहाँ पे आप 42 किलो के हैं तो वहाँ पे आप 7 किलो के आपका भार रहेगा, यानी 42 kg न्यूटन है। ठीक है, या 42 न्यूटन आपका अगर वेट है, केजी कहना नहीं सही होगा, 42 न्यूटन,
तो वहाँ पे आपका 7 न्यूटन आएगा। उसके बाद आगे आते हैं, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, जो वायु की ह्यूमिडिटी होती है उसको हम लोग हाइग्रोमीटर, उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, जैसे हवा होती है, हवा, ठीक है, हवा हो गया, उसमें कितना नमी जाए, मतलब हवा कितनी नमी सोख सकती है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा नमी है तो हम बोलते हैं कि यार आज बहुत नम है, आज बहुत उमस है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। अगर हवा सूखी है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि यार ड्राई एयर, बहुत गर्मी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता है, इसको हम मेज़र करते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक, आगे आते हैं, अगला पॉइंट। ठीक है, द स्काई अपीयर्स ब्लू कलर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जो हमें आसमान नीला रंग दिखता है, क्यों दिखता है, प्रकीर्णन। ठीक है, एक फिनोमेना होता है, क्या होता है, जैसे लाइट आई, ठीक है, सन से आ रही है, ठीक, तो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे 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 जो धूल वाले ऐसे कण होते हैं, ठीक है, तो इनसे जब लाइट टकराती है, ठीक है, तो अपने जैसे आप जानते हैं कि वाइट लाइट, जो सफ़ेद प्रकाश होता है, वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, VIBGYOR। ठीक है, तो जब प्रकाश इनसे टकराता है तो अलग अलग रंगों में बिखर जाता है, और जो सबसे ज़्यादा फैलता है, स्कैटर होता है, ठीक है, वो होता है ब्लू लाइट। इसलिए हमें जो आसमान है ब्लू लाइट दिखता है। ठीक, फिर अगला है, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं गमन कर सकती। क्यों, साउंड वेव होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। ठीक है, साउंड एक तरीके से क्या है, वाइब्रेशन है। साउंड क्या है, वाइब्रेशन है। तो अगर ऐसा कोई माध्यम जहाँ पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं हो, वाइब्रेशन वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो साउंड वहाँ नहीं ट्रैवल कर पाएगा, इसलिए वह वैक्यूम में या निर्वात में ट्रैवल नहीं कर पाता। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, जब कोई सेना की टुकड़ी पुल को पार करती है तो सैनिकों को बोला जाता है कि आप कदम से कदम मत मिलाइए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे अनुनाद अनुनाद का खतरा रहता है। ठीक है, जिससे पुल टूट भी सकता है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। तो क्या होता है, हर वस्तु है, ठीक है, कोई भी चीज़ है या कोई भी वस्तु है, उसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो अगर आप कुछ ऐसा हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल की मदद से, ठीक है, नेचु जो फ्रिक्वेंसी नई दी जाती है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती, तो अगर दोनों जब सेम हो जाता है, यानी एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी यानी बाहरी फ्रिक्वेंसी, हाँ, इसको ई और एफ लिख देते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी, और इसको नेचुरल फ्रिक्वेंसी को एन एफ, अगर ये दोनों सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब उस समय अनुनाद का यानी रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है, और उस समय क्या होता है, बहुत तेज तेज वाइब्रेशन होने लगेगा। और ऐसा अगर वाइब्रेशन पुल वगैरह पे होने लग गया, ठीक है, मान लीजिए पुल का नेचुरल फ्रिक्वेंसी है 100 हर्ट्ज़, और सैनिक कदम चला के चल रहे हैं, उनका भी 100 हर्ट्ज़ हो गया, तो 100 हर्ट्ज़ जब एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गई तो रेजोनेंस कंडीशन बन गई, और पुल टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये तो आप जानते हो, मोमेंटम को पी से दिखाया जाता है, और ये होता है मास, द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, इसको संवेग कहते हैं। आगे आते हैं, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे आप, जैसे इंसान है, मान लीजिए इंसान का भार 50 kg है, रुक जाइए इसको ऊपर बना दें, हाँ, मान लीजिए इंसान है, इसका भार है 50 kg। ठीक, अब भार तो हर जगह से लग रहा है, पर एक पॉइंट अगर हम ऐसा माने कि जहाँ पे सारा भार रखा होता, जैसे हमारे शरीर का जो नाभि भी होता है, नेवल होता है, और वहाँ पे हमारा पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। जैसे मान लीजिए ये पिंड कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए बक्सा है 50 kg का, ठीक, तो उसका मान लीजिए हमने कोई सा पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, कोई बिंदु एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए सारा बल यहीं रखा होता, ठीक है, तो वह हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर आगे आते हैं, कार्य की माप वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में वह विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी फोर्स क्या होता है, अरे वर्क क्या होता है,
रुक जाइए, हाँ, वर्क होता है बल गुणे यानी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर बल किसी एंगल पे लग रहा है, ठीक है, तो हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर बल और विस्थापन में कुछ एंगल बन रहा है तो एफ एस कॉस थीटा, वरना एफ एस वो वर्क होता है, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। इसीलिए ये अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय अर्थ इन ऑर्बिटिंग द सन इज जीरो। मतलब अगर पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, तो एक चक्कर जब पूरा कंप्लीट होता है तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाता है, कितना वर्क किया जाता है, वो जीरो हो जाता है। क्यों? अभी हमने बताया वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फोर्स तो जो भी लग रहा होगा, पर सोचिए विस्थापन क्या होता है, स्टार्टिंग से एंड की बीच की दूरी। और पृथ्वी क्या करती है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रही थी, वहीं पे आके रुक जाती है, यानी उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही है, यानी विस्थापन जीरो हो गया। तो ये अगर जीरो हो गया तो वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और ऐसे ही और साइंस क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत